हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है कॉमर्स शिक्षा। तो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो पे वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैनेजमेंट थ्योरीज का। तो बिना कुछ वक्त गवाए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानने का कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? ये दिशा निर्देश होते हैं जिसके ध्यान में रखते हुए हर मैनेजर को अपना डिसीजन लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से इसे अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि एक एम्प्लॉई, जैसे कि एक मैनेजर, वो चाहता है प्रमोशन लेना, लेकिन वो प्रमोशन किसको दे? फर्म के सीनियर को दे कि फर्म के जूनियर्स को दे? तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है जिसको हर एक मैनेजर को लेना पड़ता है डिसीजन। क्योंकि अगर वो जूनियर लोग को बना देता है तो इससे क्या होगा कि सीनियर लोग गुस्सा हो जाएंगे कि हम इतने साल से फर्म के लिए सर्व किए, लेकिन इसने हमारे जूनियर को हमसे पहले प्रमोशन दे दिया। और अगर हम एक सीनियर को बना देंगे तो इससे क्या, जूनियर लोग के मन में ये बात आएगा कि उनका प्रमोशन होने में बहुत टाइम बाकी है, उन्हें बहुत मेहनत करना पड़ेगा, या खुद भी वो लोग डिमोटिवेट हो सकते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ मैनेजर क्या करेंगे, वो सीनियरिटी के बेसिस पे देंगे। जो लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं किसी फर्म में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में। और कुछ मैनेजर क्या करेंगे, मेरिट के फर्म में, मतलब जो कैपेबल है, जिसके अंदर काबिलियत है, उसे पहले प्रमोशन दिया जाएगा। तो जैसा कि ये एक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ही तो हुआ कि एक मैनेजर सीनियरिटी के बेसिस पे दे रहा है, तो एक मैनेजर मेरिट के बेसिस पे दे रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मैनेजर टू मैनेजर डिफर कर रहे हैं कि वो कैसे प्रिंसिपल्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इट इज जस्ट एन गाइडलाइन। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जस्ट एन गाइडलाइन है, लेकिन इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि हर मैनेजर सेम सिचुएशन में सेम प्रिंसिपल अप्लाई। जैसा कि इस केस में हुआ, प्रमोशन तो देना था एम्प्लॉय को, लेकिन किसी ने सीनियरिटी का बेसिस अप्लाई किया, किसी ने मेरिट का बेसिस अप्लाई किया। तो आपको समझ में आ गया होगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में जो लिखा है, प्रिंसिपल्स आर नॉट रिगिड एज फिजिकल साइंस। तो प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट का, फिजिकल साइंस जैसा नहीं है कि हमने पुट किया, वही केमिकल मिला दिए सभी बच्चों ने और सबका रिजल्ट सेम आ गया। ये डिफर करता है क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग के साथ डील करता है, और ह्यूमन बीइंग सब फर्म के, सब ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके के नहीं होते। यहाँ तक कि मैनेजर भी जो थिंकिंग होता है, डिफरेंट फर्म के, डिफरेंट डिपार्टमेंट के जितने भी मैनेजर होते हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन में, सबका थिंकिंग अलग अलग होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक फिजिकल साइंस है। दे डील विथ ह्यूमन बिहेवियर, जैसा कि मैंने कहा था, एंड आर टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली गिवन द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स होते हैं वो क्रिएटिवली यूज्ड होता है, जैसा कि सिचुएशन को जरूरत हो, जिस सिचुएशन में जिस हिसाब से जरूरत होता है उस हिसाब से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो दिस प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस टू एक्शन। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है? गाइडलाइंस टू एक्शन। तो किस सिचुएशन में कैसा एक्शन लेना चाहिए उसके प्रति हमें क्या दिशा निर्देश दिए जाते हैं। The principles help manager to take decision while performing these functions. तो मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के क्या क्या नेचर होते हैं उसे हम समझने का कोशिश करते हैं। नेचर को हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, मतलब क्या क्या गुण होते हैं उसके, ठीक है। तो हम उसे पढ़ते हैं एक एक करके। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो हेडिंग्स होते हैं उसे आपको मेनली ध्यान रखना है, भीतर की चीज़ों को आपको सिर्फ समझना है। चाहे आप वो किसी एग्जाम्पल के जरिए समझने का कोशिश करें या उसे बस समझ के रिटेन करने का कोशिश करें, लेकिन मेन चीज़ जो है हेडिंग्स होते हैं। हेडिंग्स लिखने से क्या होता है कि हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं पॉइंट वाइज पॉइंट, और जहाँ पे अलग अलग बातें की गई, हर पॉइंट पे अलग अलग बातें की जाती है, तो हम क्या कि एग्जामिनर जो हमारा पेपर चेकिंग करते हैं तो उन्हें भी सुविधा होता है कि ये बंदा कितना जानता है। अगर हम इतिहास जैसे किसी भी चीज़ को लिखेंगे या मैनेजमेंट के थ्योरीज को लिखेंगे तो क्या पढ़ने में मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो आपको हेडिंग्स को ज़्यादा ध्यान देना है।
उसके बाद जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है उसका पहला पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो ये हमने पहले से पढ़ते आया है कि मैनेजमेंट जो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, कि मैनेजमेंट हर जगह पे होता है। उसी प्रकार से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। प्रिंसिपल्स जितने भी मैनेजमेंट के हैं वो हर जगह पे यूज होता है, चाहे वो क्लब्स हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, हॉस्पिटल्स हो, आर्म्ड फोर्सेस हो, ठीक है ना। तो सभी जगह पे क्या होते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल यूज होता है। फॉर एग्जांपल अपना डिवीजन ऑफ लेबर हुआ, तो जैसे कि आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में देखे होंगे कि हर सब्जेक्ट पढ़ाने वाले अलग अलग टीचर्स होते हैं। एक ही टीचर हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते। स्कूल्स में जैसे आपने देखे होंगे हिस्ट्री का अलग टीचर होता है, मैथ का अलग टीचर होता है, साइंस का अलग टीचर होता है। तो जो सब्जेक्ट पढ़ाता है बस वो उसी के ऊपर फोकस करता है और इसमें उसको क्या स्पेशलाइजेशन मिलता है। तो ऐसे क्लब्स में भी बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, सबका काम अलग अलग होता है। हॉस्पिटल्स में भी जैसे डॉक्टर्स होते हैं, हर चीज का अलग डॉक्टर होता है, आँख का अलग, कान का अलग, दांत का अलग, आँख का अलग, है ना, ठीक है। उसके बाद आर्म फोर्सेस होते हैं, तो आर्म फोर्सेस में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और बहुत सारे मतलब सैनिक होते हैं। तो सबका काम अलग अलग होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो है, जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल दिया डिवीजन ऑफ लेबर का, तो क्या हर जगह पे ये देखा गया ये प्रिंसिपल कि हर जगह पे क्या है कि हम काम को डिफरेंट लेबर में बांटते हैं। एक लेबर से सारे काम कराने के बजाय एक लेबर से एक तरीके का काम कराते हैं, ताकि वो काम में वो स्पेशलाइजेशन हो सके, उस काम में वो स्पेशलिस्ट बन सके और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बेनिफिट मिल सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। तो मैनेजर में चेंज ऑर्गेनाइजेशन प्लेसेस बट यूज सेम प्रिंसिपल। तो मैनेजमेंट हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज करे, लेकिन हर मैनेजर जहां भी जाएगा सेम प्रिंसिपल यूज करेगा जैसे वो पहले करता है। यही लिखा गया है फर्स्ट पॉइंट में, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। सेकेंड पॉइंट है जनरल स्टेटमेंट। जनरल स्टेटमेंट का मतलब ये है कि मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो एक स्टेटमेंट फॉर्म में है, ठीक है। तो वो काफी जितने भी प्रिंसिपल्स है वो काफी एक्सपीरियंस और एनालिसिस के बाद ही डेवलप किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट प्रिंसिपल डील्स विद ह्यूमन बीइंग्स। तो मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो किसके साथ डील्स करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स के साथ डील्स करते हैं। और यू नो एवरी ह्यूमन बीइंग डिफर्स, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं वो डिफर्स करता है। इट इज ए गाइडलाइन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, इट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड सोल्यूशन टू वेरियस प्रॉब्लम्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को मैंने क्या कहा था, गाइडलाइन कहा था। ये नहीं कहा था कि वो मैनेजर को प्रॉपरली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा या जो प्रॉब्लम है उसी चीज को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। बस ये एक गाइडलाइन के तौर पे उसे बताएगा कि उसे उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि वही से हर प्रकार का प्रॉब्लम में वो हर जितने भी मैनेजर हो उस प्रिंसिपल को लगा दिया और सभी का प्रॉब्लम एक ही तरीके से सॉल्व हो गया। तो ये गाइडलाइन है, लेकिन प्रॉब्लम इससे सॉल्व होगा बोल के जरूरी नहीं है। हाँ, इसको हम चेंज कर करके समय के अनुसार प्रिंसिपल्स में कुछ चेंजेस ला के उसे इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये बोल सकते हैं कि हमारा एक प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनल। तो स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनल क्या बोलता है कि जो कि हेनरी फेल के द्वारा दिया गया है वो प्रिंसिपल, वो बोलता है कि जितने भी फर्म्स के एम्प्लॉइज हैं हमें उसे ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक रिटेन करके रखना चाहिए। तो क्या होता है कि उससे हमारा फर्म का जो नाम ठीक रहता है और फर्म में काम भी ठीक से होता है, हमारा कॉस्ट घट जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, वो सब अपने जगह पे है, वो सब चीज़ सही है। लेकिन ये प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाएगा बोल के ये जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या पता हम जिस एम्प्लॉइज को रखे हैं वो एम्प्लॉइज हमें प्रॉपरली उस प्रकार का फायदा नहीं दे पाए और हमें उन्हें आगे जाके चेंज भी करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम मतलब जरूर नहीं बोल सकते कि जो प्रिंसिपल्स हम अप्लाई करेंगे वो पूरा हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। ये जस्ट एक गाइडलाइन है कि हमें ऐसे ये सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए कि हमें अपने एम्प्लॉय को हमेशा रिटेन करके रखना चाहिए
जैसे कि एक बैंक है, बैंक में क्या पुराने एम्प्लॉइज बहुत सारे काम करते हैं आजकल। मान लीजिए बैंक है, पुराने एम्प्लॉइज बहुत सारे उसमें काम कर रहे हैं। तो क्या है कि आज जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर का युग आ गया है, कंप्यूटर के साथ लोगों को काम करना पड़ रहा है और हमारे पुराने एम्प्लॉइज कंप्यूटर के साथ एक्वेंटेड नहीं है। तो क्या यहाँ हम स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ पर्सनल का रूल अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी का बात ही नहीं आता, क्योंकि हमें समय के साथ चेंज होना है। या तो हमें उन एम्प्लॉइज को रख के उन्हें नया ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देना पड़ेगा, तो वैसे भी हमारा ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, या तो हमें उन्हें जॉब से निकालना पड़ेगा और नए एम्प्लॉइज को हायर करना पड़ेगा। तो ये अगर हम स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनल यहाँ पे यूज करते हैं, तो हमें जो पुराने एम्प्लॉइज है उनको रखना तो है, लेकिन फिर भी हमें उनके ऊपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का कॉस्ट खर्च करना पड़ेगा। तो इससे क्या प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि वो स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सनल प्रिंसिपल यूज करके हाँ उसमें हमने कुछ चेंजेस किए, उसको रखते हुए, वो प्रिंसिपल को रखते हुए भी हमें क्या करना पड़ा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देना ही पड़ा एम्प्लॉय लोग को। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट जो है देखते हैं। ये सेकंड पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। जनरल स्टेटमेंट क्या है कि जो बहुत एक्सपीरियंस और एनालिसिस के साथ डेवलप किए गए मैनेजमेंट प्रिंसिपल, और अधिकतर मैनेजमेंट प्रिंसिपल और ह्यूमन बीइंग के साथ डील करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल अप्लाई करने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हो सकता है कभी कभी हो भी जाता है प्रॉब्लम सॉल्व, लेकिन ये बस एक गाइडलाइन है। इसके बेस में रखते हुए मैनेजर को डिसीजन लेना होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखते हैं, बेस्ड ऑन सिचुएशन। तो यहाँ पे जैसा कि लिखा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो होता है वो बेस्ड ऑन सिचुएशन होता है कि एक मैनेजर कैसी सिचुएशन फेस कर रहा है, उस हिसाब से वो डिसीजन लेता है कि उसे उस समय क्या करना चाहिए। हर मैनेजर सेम सिचुएशन को अलग तरीके से देखता है और हर मैनेजर सेम सिचुएशन में अलग अलग डिसीजन लेगा। हर मैनेजर सेम सिचुएशन में अलग प्रिंसिपल यूज करेगा। he has to adjust the principle as demanded by the situation। तो मैनेजमेंट जो मैनेजर रहेगा वो कैसे प्रिंसिपल को एडजस्ट करेगा कि सिचुएशन का जैसा डिमांड है उस हिसाब से प्रिंसिपल को एडजस्ट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये भी एक प्रिंसिपल है जो हेनरी फेल के द्वारा ही दिया गया था। इसमें जैसा कि बोला गया है कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है जो इंफॉर्मेशन फ्लो होता है, जो सेंट्रलाइज्ड मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट कहते हैं, और डिसेंट्रलाइज्ड बोलने से लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम समझते हैं। तो जो पावर्स होते हैं मैनेजमेंट के, तो वो सेंट्रलाइज्ड होने चाहिए कि डिसेंट्रलाइज्ड, ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक मैनेजर जो सिचुएशन झेल रहा है या जो प्रॉब्लम से गुजर रहा है, वहाँ पे उसके लिए क्या चीज मायने रखता है? एम्प्लॉय को डिसेंट्रलाइज करना ज्यादा मायने रखता है कि जो अपने आप को सेंट्रलाइजेशन पे रखना ज्यादा मायने रखता है? जैसे कि मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय है जो मैनेजर के नीचे में 3-4 और एम्प्लॉय है जो काम करते हैं, और मान लीजिए उनमें से उसने सोचा कि मैं डिसेंट्रलाइज कर दूं अपने कुछ पावर्स को नीचे में, लेकिन अगर उसका रिजल्ट नेगेटिव आ रहा है तो उसे डिसेंट्रलाइज करने का जरूरत नहीं है। अगर उसने फ्यूचर में देखा कि उससे फायदा नहीं हो रहा, बल्कि उसके जो पावर्स हैं जिसको उसने डिसेंट्रलाइज किया था उससे उसका नुकसान हो रहा है, उसका गलत फायदा उठा रहे हैं जो पावर्स उसने अपने नीचे के एम्प्लॉइज लोग को दिया था, तो क्या वो उसे रिटेन कर सकता है वापस? तो यहाँ पे क्या कि उसने सिचुएशन को देखा, जब सिचुएशन उसके सपोर्ट में था तो उसने क्या किया, अपने पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर दिया। लेकिन जब उसे पता चला कि वो उसके जितने नीचे के एम्प्लॉइज है वो ठग है, उसे ठग रहे हैं, उसके पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसने क्या किया, सेंट्रलाइजेशन किया। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। उसके बाद फोर्थ है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या बोलता है कि जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो जब अप्लाई किए जाते हैं तो कुछ कॉज होता है और उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे डिवीजन ऑफ लेबर का ही है, जैसा कि मैंने पहले भी इसको बताया था कि ये स्पेशलाइजेशन इसका रिजल्ट होता है कि हम किसी लोग से एक ही प्रकार का काम कराएं ताकि उस काम में वो महारत हासिल कर ले, और क्या इससे हमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कि एक ही आदमी एक ही तरीके का काम करेगा तो उससे हमें उस काम को बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएगा और इससे फर्म को ही फायदा होता है। तो यहाँ पे जो कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है कि हमने डिवीजन ऑफ लेबर अप्लाई किया, दैट इज द कॉज।
जिसके कारण क्या हुआ कि जो एफिशिएंसी था वो बढ़ गया फर्म का। तो इट इज द इफेक्ट। कॉज क्या था? डिवीजन ऑफ लेबर, एंड इफेक्ट था एफिशिएंसी। तो हम यही बोल सकते हैं कि जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल होते हैं वो कॉज होते हैं, और जो भी उसका रिजल्ट होता है हम उसे इफेक्ट के तौर पे देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल इन नेचर। दे which can be modified and changed with the change in environment of a business। मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल होते हैं वो एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज होते हैं। ये पॉइंट मैंने पहले भी डिस्कस किया था, जो कि अपना बेस्ड ऑन सिचुएशन था, उसी से रिलेटेड पॉइंट है। बस वहाँ पे ये था कि उसने बोला था सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है, और यहाँ पे बोल दिया कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल फ्लेक्सिबल होता है। तो हम सेम एग्जांपल ले सकते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का फ्लेक्सिबल में, कि जब मैनेजर के सपोर्ट में था तब उसने क्या किया कि उसने डिसेंट्रलाइज कर दिया अपने पावर को, और जैसे ही मैनेजर के खिलाफ जाने लगा डिसेंट्रलाइजेशन, तो वापस से उसने सेंट्रलाइजेशन कर लिया, सारे पावर्स वापस ले लिए क्योंकि उसका गलत इस्तेमाल हो जाता। ठीक है। तो ये सेम ही पॉइंट था, बस दो भाग कर दिए गए हैं इसे। देखिए मैंने एग्जांपल भी लिख रखा है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन विल डिपेंड अपॉन सिचुएशन। सिक्स्थ पॉइंट है रिलेटिव। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो रिलेटिव होते हैं एंड नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। तो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, वो रिलेटिव होता है। वो हर सिचुएशन में, उसका मतलब है कि वो हर सिचुएशन में, सिमिलर सिचुएशन में, डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, सिमिलर सिचुएशन में अप्लाइड नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, डिफरेंट सिचुएशन हो, लेकिन जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो अप्लाई किए जाते हैं वे सेम तरीके से अप्लाई नहीं किए जाते हैं। जैसा कि हम प्रीवियस में भी पढ़ते आ रहे हैं कि सिचुएशन के हिसाब से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स चेंज होते रहते हैं। मान लीजिए कि जैसा कि आगे लिखा है, इफ द एनवायरमेंट ऑफ टू एंटरप्राइजेस आर डिफरेंट। अगर दो एंटरप्राइजेस का एनवायरमेंट डिफरेंट है, देन द सेम प्रिंसिपल्स मे नॉट बी सिमिलरली अप्लाइड बट may have to be amended according to the situation। तो अगर दो एंटरप्राइज है और उसके एनवायरमेंट, इफ द एनवायरमेंट ऑफ टू एंटरप्राइज आर डिफरेंट, अगर दो डिफरेंट एनवायरमेंट है, दो डिफरेंट एंटरप्राइज के, हो सकता है कि वो दो डिफरेंट एनवायरमेंट में सेम प्रिंसिपल लगे बट मे नॉट बी सिमिलरली अप्लाइड। तो वो लोग क्या होगा, दो प्रिंसिपल्स बच्चे सेम लगे लेकिन वो दोनों लगने का तरीका सेम नहीं होगा, बट मे हैव टू बी अमेंडेड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसा कि वो बोल रहा है कि सिचुएशन के हिसाब से प्रिंसिपल को भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको, मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। और फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो पे हम आगे पढ़ने का कोशिश करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू for watching this video।